ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के औरैया से हैं। नीरज पटेल जो नेशनल जनमत के संपादक हैं, बड़े पत्रकार हैं, बहुजन समाज के युवा पत्रकार हैं, वो नई लकीर खींच रहे हैं। आज 4 तारीख है, उनके पिताजी के परिनिर्वाण के बाद आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन श्रद्धांजलि में जो सबसे खास बात है, नीरज पटेल जो हैं वो सिर्फ विचारों से लैस नहीं हैं, बल्कि उसको अपने घर से भी चालू करते हैं। तस्वीरें देखिए, इसमें साफ दिख रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल हुए हैं। तो उनके पिताजी की आज जो आदरांजलि सभा रखी गई थी, उसमें देखिए क्या हुआ है। गरीब मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 के अनुसार मृत्यु भोज कानूनन अपराध है, ये इस बैनर पर लिखा हुआ है, जिसमें 1 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। रिश्ते एवं संबंधों को संजोकर रखने वाले स्मृति शेष राजेंद्र निरंजन रिटायर्ड भूमि संरक्षण इंस्पेक्टर थे। वो आदरांजलि सभा पिता नीरज भाई पटेल, संपादक नेशनल जनमत, 4 जनवरी की यह दिन है, आज शनिवार का दिन है। और नीरज पटेल ने एक बड़ी लकीर खींची है और अपने ही घर से, वो बोलते नहीं, उसको जी भी रहे हैं। और ये एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, जो लकीर पेरियार ललई सिंह यादव ने खींची थी, जो लकीर सोनेलाल पटेल ने खींची थी, जो लकीर रामस्वरूप वर्मा ने खींची थी, जो लकीर जगदेव बाबू ने खींची थी, उस लकीर को नीरज पटेल आगे बढ़ा रहे हैं और एक हिम्मत का काम किया है। आपको बता दें कि नीरज पटेल नेशनल जनमत के संपादक हैं और उनकी माता जी का भी जब परिनिर्वाण हुआ था तो उन्होंने उनकी अस्थियों को नदियों में न प्रवाहित करके खेतों में छिड़कवाया था। आप सोचिए किस तरह से पंडित नेहरू ने अपनी किताब में लिखा था कि मेरे अस्थियों को नदियों में न छिड़क कर खेतों में छिड़क दिया जाए, जहां किसान मेहनत करते हैं। तो इसके कई सारे फायदे हैं। अगर प्रकृति के हिसाब से भी देखें तो नीरज पटेल ने लिखा भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि नदियों को दूषित करें, और इसलिए उन्होंने अपने पिता और माता जी के अस्थियों को खेतों में छिटवाया था, विसर्जित करवाया था, जहां से फसलें उगती है। उन्होंने अपने माता और पिता के परिनिर्वाण पर वहां पौधारोपण भी किया। और सबसे बड़ी बात, जो भोजन कराया जाता है, जो मृत्यु भोज होता है, जो कि कानूनन भी निषेध है, अपराध है, उसके बदले में उन्होंने गरीब छात्राओं को मदद की, छात्रों को मदद की, कलम कॉपी किताब बंटवाया गया। और आज देश भर से वहाँ लोग जमा हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए थे। ये बहुजन समाज को करना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को करना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और खासकर ओबीसी की जिम्मेदारी है कि आप बुद्ध, फुले, पेरियार, अंबेडकर के विचारों को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि तथागत बुद्ध हों, चाहे फुले हों, पेरियार हों, अंबेडकर हो, साहू जी महाराज हों, इन सब लोगों ने जो नई लकीर खींची है, सामाजिक चेतना जब तक नहीं आएगी, सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। इसका एक बड़ा आर्थिक पक्ष है जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। देखिए, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 7 पीढ़ियों तक संपत्ति, अकूत संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, जिनका शहरों पर कब्जा है, वो अगर अपने यहाँ शादी ब्याह में वो जिस तरह के अलौकिक साज सज्जा करते हैं, राजा महाराजा की तरह शादी करते हैं, उसके दबाव में सोचिए, बहुजन समाज को अभी जुम्मे 8 दिन हुआ है जब आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, संपत्ति रखने या कमाने का अधिकार मिला है। नहीं तो लगभग पूरा मुगलिया दौर हो, उसके बाद अंग्रेजों का दौर हो, किस तरह से मनुस्मृति लागू था, खासकर शूद्र और अछूत जो थे वो सिर्फ सेवा कर सकते थे। तो आपके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की सबसे गाढ़ी कमाई अपने बच्चों को न पढ़ाकर, उनके बच्चों का भविष्य न बनाकर, आप संपत्ति नहीं जमा करके शादी में और उसके बाद मृत्यु भोज में, शादी में तो फिर भी समझ में आता है कि खुशी का माहौल है आप, लेकिन मृत्यु भोज जब आप अपने परिवार में शोक संतप्त हैं, उसके बाद आप लाखों रुपए का मृत्यु भोज का दबाव बनाया जाता है। हमने अपने आंखों से देखा है गरीब लोग किस तरह से मृत्यु भोज के लिए भी कर्ज लेते हैं, शादी ब्याह के लिए भी कर्ज लेते हैं और वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो नीरज पटेल का ये जो पूरा जो आइडिया है और इस तरह से जो कर रहे हैं, वो एक बहुत ही ज़रूरी खबर है जो आप तक पहुंचाई जाए। आप इससे प्रेरणा लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि देखिए, आप सोचिए, राखी गढ़ी में जो नरकंकाल मिला, इस देश के जो मूल निवासी हैं, वो कैसे पता चला कि मूल निवासी हैं हम? इसलिए पता चला
कि धम्म में आप जब बुद्ध धम्म देखेंगे, पुराने विचार देखेंगे, बुद्ध धम्म में जलाया नहीं जाता था, उनको दफनाया जाता था। उसके बाद वहाँ पर या तो स्तंभ बनते थे। बुद्ध विहार के आसपास आप देखिएगा, बुद्ध के परिनिर्वाण के वजह से वहाँ किस तरह से बड़े बड़े स्तूप बने हुए हैं, और उसमें जो हड्डियाँ रह जाती हैं उनकी कार्बन डेटिंग से उम्र पता किया जाता है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि अगर कार्बन डेटिंग की पद्धति ना आती और हमारे पुरखे अगर धरती में दफन न होते तो उनकी हड्डियों से ही पता चला, राखी घड़ी में जो नरकंकाल मिला, कि आखिर हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा डीएनए यहाँ का है, ये कैसे पता चला। तो क्या शवों को जलाने की परंपरा एक बड़ी चाल है, बड़ी साजिश है, ताकि आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए मैं अपने पर बोलूं कि जैसे मैं मर जाता हूं और उसके बाद अगर मेरी हड्डियों को मुझे जला दिया जाता है तो मेरा पूरा नामो निशान खत्म हो जाता है। जबकि बुद्ध धम्म में जलाने की परंपरा नहीं थी, अस्थियों को विसर्जित करने की परंपरा नहीं थी, मिट्टी में दफनाने की परंपरा थी। क्रिश्चियनिटी में भी दफनाने की परंपरा है, आप देखिए इस्लाम में भी दफनाने की परंपरा है, उसके बाद जैन में भी दफनाने की परंपरा है। तो सोचिए इस तरह से तमाम परंपराओं में जो है वो दफनाने की परंपरा है, और दफनाने में होता है कि हड्डियां नहीं जलती है और हड्डियां सुरक्षित रहती हैं, और कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये आदमी कब मरा था, ये आदमी किस समय का है। तो डीएनए जो हम एक जो हर देश में कोई ना कोई मूल निवासी होता है, तो कोई नागरिक उस देश का मूल निवासी है, वो कैसे पता चलता है? डीएनए से पता चलता है। तो डीएनए आप रोज सुनते ही होंगे। तो सोचिए क्या एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जलाने वाली जो थ्योरी आई। तो इससे है कि आप अगर मूल निवासी हैं, तो अगर आप धम्म की परंपरा से हैं तो धम्म में दफनाने की परंपरा रही है, मिट्टी में दफनाने की परंपरा रही है, और इसीलिए तथागत बुद्ध के साथ भी आप देखिए उससे पहले की भी परंपरा रही है। तो ये एक बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लेकिन मृत्यु उसके बाद भी चलिए धीरे धीरे जो प्रचलन में परंपराएं हैं वो लोग उसको करते हैं। लेकिन अब सोचिए कि आपके सबूत कैसे बचेंगे जब आप दफना दिए जाएंगे, नहीं दफनाए जाएंगे, आप जला दिए जाएंगे, तो आपकी हड्डियां भी जल जाएंगी। और कार्बन डेटिंग से कोई भी हड्डी की उम्र, इंसान की उम्र पता चलती है, हड्डियों से उसकी कार्बन डेटिंग होती है। तो खैर नीरज पटेल ने उनके पिताजी के शव को जलाया जरूर गया है, लेकिन उन्होंने उन अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया है। और मृत्यु भोज जो एक सबसे बड़ा आर्थिक रूप से बोझ बन जाता है आदमियों पर। देखिए शव के जलाने के कंसेप्ट में भी बहुत तमाम नदियों के किनारे शवों को जलाया जाता है, उसका भी एक पॉल्यूशन बड़ा मुद्दा है। इलेक्ट्रिक वाले शमशान घाट भी बन गए हैं। शमशान घाटों में भी भेदभाव है, आप जानते हैं। देवघर हो, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह जाति के हिसाब से शमशान घाट भी बने हुए हैं। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो मिट्टी में दफन किए जाते हैं। उससे रहता है कि उनके जो चिन्ह हैं, उनके जो आइडेंटिटी है वो हिफाजत रहती है। मिस्र में पिरामिड की भी परंपरा रही है, और उसी से दो डीएनए हमारा राखी गढ़ी में नरकंकाल जो मिला है, जो 4000-5000 साल पुराना है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, द्रविड़ियन हैं, हम लोग हैं, तो वो भी इसी वजह से पता चला है। तो इस पर भी मैं चाहता था कि आप लोग अपनी राय जरूर दें कि कौन सा सबसे अच्छी परंपरा है। दफन करना ज़्यादा अच्छी परंपरा है जिसमें आपकी हड्डियां बची रहती हैं, आपको कार्बन डेटिंग से आपका उम्र का पता चलता है, या जलाना अच्छी परंपरा है? जलाने से आपके सारे नामो निशान खत्म हो जाते हैं, फिर पता नहीं चल पाता है कि आपके पुरखे का इतिहास क्या है। दूसरा, मृत्यु भोज तो किसी भी कीमत पर मत कीजिए। नीरज पटेल ने बड़ी लकीर खींची है। अगर आपके पास संसाधन है, आप अपने पुरखे को सही में अमर करना चाहते हैं, तो बाबा साहब की एक लाइन याद आती है कि अगर आपके न रहने के बाद आपको लोग याद करें तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो कुछ ऐसा काम कर जाइए या कुछ ऐसा लिख जाइए, या फिर आपकी नस्लें आपके लिए कोई लाइब्रेरी खोले, कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, कोई भी आपके नाम पर एक सेंटर स्थापित किया जाए उन्हीं पैसों से, ताकि आप अमरत्व को प्राप्त कर सके और आपकी आने वाले नस्लों का भी भविष्य सुधरे। तो नीरज पटेल ने एक नई लकीर खींची है। आजकल बहुत सारे सोशल चेंजेज आ रहे हैं, धर्म के हिसाब से शादी ब्याह भी हो रहा है। तो जितना हो सके अपने नस्लों के लिए एक बचत कीजिए। खुशियाँ मनाने के तरीके के मैं खिलाफ नहीं हूँ, खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि कर्ज लेकर आप खुशियाँ मनाइए। शादी ब्याह में कर्ज लीजिए, दहेज सोचिए पनिशेबल ऑफेंस है, कितनी विकराल एक समस्या है।
तो प्लीज़ आप लोग दहेज लेकर शादी भी कर रहे हैं तो कम से कम दहेज लेकर मत कीजिए, और साथ में कर्ज के बोझ में तले मत दब जाइए ताकि आपको शोषण का शिकार होना पड़े। और मृत्यु भोज तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपके परिवार को, सुख संतृप्त परिवार को और आर्थिक रूप से मजबूर कर देता है। अगर आपके पास संसाधन है, अगर आप सोचिए आपके पास मान लीजिए कर्ज नहीं ले रहे हैं आप, संसाधन है, पैसा है, और आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने पुरखों को सचमुच सम्मान दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा उनके नाम पर बिल्डिंग बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, बागवानी बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी नस्लों को, आपके समाज को भी बेहतरी मिले और उनका नाम भी हमेशा के लिए अमर हो जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि नीरज पटेल के इस इनिशिएटिव से आप सहमत हैं, असहमत हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।